के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। बल तथा गति के नियम, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और हम लोगों ने गति का प्रथम नियम समझ लिया। आज हमारा जो सेशन है उसमें हम गति के द्वितीय नियम की बात करेंगे, मीन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और ये किसने दिया था? न्यूटन ने। सो इसको समझने के लिए हम पहले अपनी बुक खोलते हैं। बच्चों, गति के द्वितीय नियम को समझने के लिए हम पहले थोड़ा सा प्रथम जो नियम था उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो प्रथम नियम है वो ये बताता है कि जब कोई एक असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर जब वो कार्य करता है तो उस जो वस्तु होती है उसके वेग में परिवर्तन होता है। तो अगर हम फिर से एक बार पीछे जाएं तो पहला जो हमारा नियम है वो हमें ये बताता है कि कोई वस्तु अगर एक विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी। जब अगर वो कोई वस्तु एक चलायमान है, वो एक किसी वेग से चल रही है, वो उस वेग से चलती रहेगी। ये तभी तक एक निर्भर करता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे, ठीक है। और उसकी अवस्था में परिवर्तन तभी आता है जब उस पर कोई बाह्य बल कार्य करता है। तो यहाँ यही चीज हम ये समझ रहे हैं कि जब कोई असंतुलित जब बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो हम ये देखते हैं उसके वेग में परिवर्तन आता है। और अगर हम वेग में परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि वस्तु में एक त्वरण, एक एक्सीलरेशन प्राप्त होता है। याद रखें, ये कुछ एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप अपने चाहें तो कॉपी में एक नोट स्टार बना के अलग कलर पेन से लिख लीजिए कि वेग में परिवर्तन ही का ही अर्थ है त्वरण। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग इसको सेपरेट करके लर्न करते हैं और फिर कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ ये हम पहले भी मैंने चैप्टर जब कर इससे पहले वाले चैप्टर में आपको बताया था, इसको याद रखें कि अगर वेग में ये परिवर्तन आ रहा है तो इसका अर्थ है कि वो वस्तु में त्वरण वो प्राप्त कर रहा है। तो अब जो हम ये देख रहे हैं कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर होता है। तो अब हम ये देख रहे हैं ना, जब हम बाह्य बल लगा रहे हैं तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, और वेग में परिवर्तन हो रहा है तो हम कह रहे हैं वस्तु त्वरण प्राप्त कर रही है। अब हम दूसरे साइड से देख रहे हैं। अब हम जो ये जो हमारा द्वितीय नियम है इसके हम उसी के रेफरेंस में समझेंगे कि जो वस्तु का त्वरण है वो जो उस पर जो बल लगाया जाता है उस पर निर्भर कैसे करता है, कैसे कि वो त्वरण, और अगर हम एक सिंपल भाषा में देखें तो त्वरण और बल का आपस में क्या एक रिलेशन है, इसको हम समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले थोड़े से आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। हम क्या आपकी बुक में दे रखा है उसी को हम आपको समझा रहे हैं कि जैसे आपका ये जो टेबल टेनिस होता है ना, टेबल टेनिस में जो आपने देखा है बॉल का साइज छोटा होता है, ठीक है। तो जब हम टेबल टेनिस खेल रहे होते हैं, बॉल अगर हमें टकरा जाती है तो यह जो प्लेयर है उससे टकराती है तो वो घायल नहीं होता है। लेकिन क्रिकेट में अगर जैसे बैट्समैन ने सिक्सर मारा, उछाली गेंद, और वो कहीं दूर किसी दर्शक को जाके टकराती है तो क्या होता है, जिस भी व्यक्ति से वो टकराई है उसको कुछ क्षति पहुंचती है, वो घायल हो सकता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो ट्रक है वो सड़क के किनारे खड़ा है, ठीक है। तो अगर वो खड़ा है तो क्या वो हमें कोई हमें नुकसान होता है? अगर हम ट्रक के, वो खड़ा है, वो मूव नहीं कर रहा है और हम बिल्कुल ट्रक के सामने खड़े हो जाएं तो क्या हम घायल हो सकते हैं, हमें चोट लग सकती है? नहीं। लेकिन यही ट्रक अगर 5 मीटर पर सेकंड जैसी कम से कम गति से चल रहा है और उससे हमारी टक्कर होती है तो हम घायल हो सकते हैं, हम चोटिल हो सकते हैं, इवन मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम जो एक और आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे गोली को अगर बंदूक की हम बहुत जो बंदूक की सहायता से एक
तीव्र गति से अगर हम छोड़ते हैं तो क्या होता है? बहुत एक सीरियस, हम घायल भी हो सकते हैं और मृत्यु भी हो सकती है। तो ये देख रहे हैं छोटी सी गोली है, लेकिन अगर उसको वेग से हमने उसको थ्रो करा है तो वो हमें चोटिल कर सकती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये मार्क कर लीजिए, वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का जब वो दूसरे किसी वस्तु से टकरा रहा है, उसके कांटेक्ट में आ रहा है, तो जो ये समझ लिए ये ए वस्तु है, ठीक है, और ये एक बी वस्तु है। तो ए वस्तु जब बी वस्तु से वो टकरा रही है और बी वस्तु पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो किस पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर, कि वो कितने द्रव्यमान की है और वो कितने वेग से आ रही है। तो जो प्रभाव पड़ रहा है वो दो कारण से पड़ रहा है, द्रव्यमान और वेग से के कारण पड़ रहा है, या हम कह सकते हैं द्रव्यमान एवं वेग पर वो निर्भर करता है। तो इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को हम त्वरित किया जाता है, मीन्स उसके वेग में परिवर्तन लाया जाता है, तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। आप देखिए, एक सिंपल इसका हम ऐसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि आपको अगर आप बॉल से गेम खेलते हैं, ठीक है, तो क्या देखेंगे कि अगर आप जैसे बॉल पास कर रहे हैं, आपके ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी सी ही दूर पे दूसरा खिलाड़ी आपका खड़ा है, तो आप उस जो बॉल थ्रो करेंगे उसको हल्के से करेंगे। लेकिन वो कहीं अगर आपको दूर वो बॉल फेंकनी है, बॉल का साइज वो है लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है, तो आप ज्यादा वेग से फेंकेंगे, ठीक है। तो यही चीज है कि अधिक वेग प्राप्त करने के लिए क्या होगा, आप अधिक बल देंगे। एक आप पास से थ्रो करिए, एक दूर थ्रो करिए, तो आप क्या है, बल, आप उसमें बल में एक डिफरेंस लेकर आ रहे हैं। और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है और इसको हम कहते हैं संवेग। तो जहां हम जब द्रव्यमान और वेग की बात कर रहे हैं, तो हमेशा हमारे फिजिक्स में यही होता है कि जब हम कुछ चीजों का एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, उनसे कोई एक नई हम एक वैल्यू क्वांटिटी निकाल कर आते हैं, तो यहाँ पे जब वस्तु के हम द्रव्यमान और वेग की बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड एक राशि आती है जो होती है संवेग, जिसको हम इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। और ये जो संवेग नाम की इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। और ये जो है कि किसी वस्तु का जो संवेग है, तो संवेग को आप ध्यान रखिएगा, इसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी वस्तु का जो संवेग है वो उसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, कि उसका द्रव्यमान क्या है, उसका वेग क्या है, तब हमें पता चलता है उसका मोमेंटम क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा। सो ये हमारा रिलेशन आ गया, P इज इक्वल टू एम वी, मीन्स P आपका संवेग है, M मास है, V वेग है। इंग्लिश में P मोमेंटम, M आपका मास और V जो है वो वेलोसिटी होता है। तो संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, क्योंकि जब हम वेग की बात कर रहे हैं तो उसमें दिशा आएगी। तो इसकी दिशा हम अगर हमें संवेग की दिशा निकालनी है, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो जो वेग की दिशा होगी वो ही आपकी संवेग की भी दिशा होगी। तो आप अगर कभी कंफ्यूज कर रहे हैं या संवेग ये क्या है, तो आप सोच लीजिए वेग, संवेग, ठीक है। वेग हमारा वेलोसिटी, किस स्पीड से जा रहा है, डायरेक्शन के साथ, वो हमारा वेग हो गया। संवेग की बात कर रहे हैं तो संवेग में वेग v आ गया, लेकिन उसका इफेक्ट हमें, उसका कितना मास है, कितना द्रव्यमान है, m। बस ऐसे आप लर्न कर लीजिएगा। तो और इसका जो मात्रक एसआई में हम कहते हैं, एसआई यूनिट में जो मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। किलोग्राम क्यों, क्योंकि मास द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो वेलोसिटी जो है आपका वेग है, उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड।
तो हमने फिर दोनों का जब मिला दिया तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जिसको हम जब सेकंड को हम अपॉन के फ्रैक्शन के ऊपर ला रहे हैं तो हम इसको S-1 करके लिख देते हैं। अब हम आगे चलते हैं और इसमें हम ये देखते हैं कि जब कोई एक असंतुलित बल जब का प्रयोग होता है तो असंतुलित बल के प्रयोग के कारण ही वस्तु के वेग में परिवर्तन आता है ना। वेग में परिवर्तन हम देख रहे हैं कि असंतुलित बल के कारण ही कोई वस्तु वो हमारा क्या है, वो उसमें वेग आ रहा है। जब हमने पहले एग्जांपल पढ़ा है बॉक्स का, जब तक हमारा घर्षण बल और हमारा लगाने वाला बल बराबर था हम उस बॉक्स को नहीं चला पा रहे थे। जब घर्षण बल से अधिक बल लगाया हमने, ठीक है, तो उसके कारण हमारा वो बॉक्स मूव कर रहा था। तो यही हम यहाँ पे उसी बात को समझ रहे हैं कि वस्तु में जो वेग में परिवर्तन आएगा वो जब एक असंतुलित बल का प्रयोग होगा तभी वेग में परिवर्तन आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि बल ही संवेग को भी परिवर्तित करता है। कि अगर संवेग में कब चेंज आएगा, जब बल में चेंज आएगा। तो हम जब उसका एक बल मींस फोर्स, जब हम फोर्स को चेंज करेंगे तभी उसकी वेलोसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। वेलोसिटी मींस वेग, वेग पर इफेक्ट पड़ेगा, इसका मतलब संवेग पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो बल ही संवेग को भी परिवर्तित करता है। एक ऐसी अवस्था के बारे में हम विचार करें जिसमें हम एक खराब बैटरी वाली एक कार को सीधी सड़क पर 1 मीटर पर सेकंड की गति प्रदान करने के लिए धक्का दिया जाता है। जब कोई कार खराब हो जाती है तो क्या होता है, हम धक्का देते हैं। और वो धक्का वो किस लिए होता है, क्योंकि जो बैटरी है जिसका कार्य है कि इंजन को स्टार्ट करना, लेकिन बैटरी खराब हो गई है तो इंजन नहीं स्टार्ट हो पा रहा है, तो इसका मतलब इंजन को कुछ फोर्स चाहिए। तो वो जो फोर्स है, वो जो बल है, हम बाहर से लगाते हैं, जिससे वो इतना लगाते हैं, इतना बल, उस धक्का का अर्थ है हम इतना बल लगाते हैं कि उसको जितना एक स्टार्ट होने के लिए जितना एक बल चाहिए वो इंजन को मिल जाता है, वो इंजन स्टार्ट हो जाता है। यदि एक या दो व्यक्ति इसे अचानक धक्का देते हैं तो भी ये स्टार्ट नहीं होती, लेकिन कुछ समय तक लगातार धक्का देने से कार उस गति पर आ जाती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से नहीं होता बल्कि उस समय से भी होता है जितने समय तक उस पर बल लगाया जाता है। तो अब यहाँ दूसरी बात आ गई कि हम धक्का, उसको इतना बल चाहिए, वो हम लगा रहे हैं, लेकिन उसको कितनी देर तक वो बल चाहिए कि वो स्टार्ट हो, ये अब दूसरी चीज आ रही है ना। तो एक तो है कि हम जैसे उसमें एक कोई हल्की वस्तु है तो हम उसको हल्का एक बल दे रहे हैं, वो मूव कर रही है। लेकिन कोई ऐसी है जिसको एक पर्टिकुलर उतने टाइम पीरियड तक उसको उतना बल चाहिए तभी वो मूव करेगी, तो हम ये देख रहे हैं उसमें समय का भी एक रोल आ रहा है। तो अब हमारा जो निष्कर्ष निकलता वो होता है कि वस्तु में संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला बल उसकी उस समय दर पर भी निर्भर करता है जिसमें कि संवेग में परिवर्तन होता है, कि कितने टाइम तक। इसलिए कार का एग्जांपल दिया कि आपको बल लगाना है तो ऐसा नहीं आपने उतना बल लगाया छोड़ा। आप देखते होंगे स्कूटर खराब हो गया है, आपका कार खराब हो गई है, कभी कभी हम बस में जब ट्रेवल करते हैं बस खराब हो जाती है, तो कितने लोग थोड़ी दूर तक उससे धक्का लगाते हैं क्योंकि उसको उतना एक समय और उतना बल चाहिए तभी वो स्टार्ट होगा। तो हम ये देखते हैं कि टाइम का भी इसमें एक रोल है। तो गति का जो दूसरा नियम है वो यही बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। तो उसके संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले जो असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है।
ये हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार जो हमारा सेकंड नियम है वो हमें एक जो हमारा संवेग है वो कितने टाइम का है, मोमेंटम, सबका एक रिलेशन हमें बताता है। तो हमने जो आज पढ़ा है इसको हम आज के नोट्स की हेल्प से देखते हैं। तो बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसको याद रखिएगा कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है, और यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। हमने आज संवेग के बारे में पढ़ा, तो ये किसी वस्तु का संवेग, संवेग को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके द्रव्यमान जो m से रिप्रेजेंट होता है, वेग v से रिप्रेजेंट करते हैं कि गुणनफल से परिभाषित किया जा सकता है, और ये इसके संवेग का परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, और इसकी दिशा वेग के समान होती है, और इसका जो SI मात्रक है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। तो ये भी बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। और बल संवेग को परिवर्तित करता है। गति का जो दूसरा नियम है, तो किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होती है, तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल की दिशा के समान होती है। तो इसको याद रखिएगा। तो जो आज हम लोग ने पढ़ा गति का दूसरा नियम, इसको आप अब थोड़ा सा रिवाइज करते रहिएगा, समझते रहिएगा, और तभी आपको लर्न होगा। आप बैठ के इसको, ऐसा नहीं है कि यह आप रट रहे हैं, इसको समझिए और तब याद करिए। तो अगले सेशन में हम फिर मिलते हैं। बाय।